Hello students, welcome back. This is part 3 of security in the contemporary world. We have already discussed about traditional notion of security in part 1 and 2. In part 1 external notion and in part 2 internal notion. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए तभी आपको ठीक से क्लियर हो पाएगा. And in this part we will discuss about non-traditional notion. All these points we will cover. तो देखिए what is non-traditional notion of security? ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में रेफरेंट ऑब्जेक्ट कौन है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. वो कौन है? स्टेट है या कहेंगे नेशन है. जबकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन में रेफरेंट ऑब्जेक्ट कौन है? एक इंडिविजुअल है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग ये कहेंगे पूरी ह्यूमन काइंड, पूरी मानव जाति के बारे में इसमें चर्चा करते हैं. तो ट्रेडिशनल नोशन में थ्रेट्स किससे हैं? मिलिट्री से है, जो कि एक्सटर्नली बाहर से वॉर के रूप में सामने आता है, और या फिर इंटरनली ये सिविल वॉर या सेपरेटिस्ट मूवमेंट के रूप में सामने आता है. इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जबकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में थ्रेट्स कई तरीके से विभिन्न रूप से नॉन मिलिट्री के रूप में सामने आता है. नॉन ट्रेडिशनल नोशन इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल नोशन में सिर्फ नेशन की सिक्योरिटी पर बात की जाती है. वो किस पर फोकस करता है? सिर्फ नेशन की सिक्योरिटी पर फोकस करता है. जबकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन में ये पूरी होल ह्यूमन बीइंग, संपूर्ण मानव जाति को ये की जो सिक्योरिटी है उस पर ये फोकस करता है. एक ह्यूमन को, एक मानव को खतरा किस किस रूप में हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, ये सभी प्रकार के खतरों को शामिल करता है. ये स्टेट के प्रोटेक्शन की जगह पीपल्स, ह्यूमंस के प्रोटेक्शन की बात करता है. तो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी या कहेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है 1990 में इमर्ज हुआ, जिससे इसे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी भी बोला जाता है. ग्लोबल सिक्योरिटी में जो थ्रेट्स हैं वो कैसे हैं? ग्लोबल नेचर के हैं. जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, हेल्थ एपिडेमिक्स है. तो ये सभी खतरे को शामिल करता है. सभी तरीके के जो खतरे हैं उनको शामिल करता है. ये सभी थ्रेट्स ग्लोबली इफेक्ट करते हैं. देश की सीमाओं के पार ये थ्रेट्स संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करते हैं, और इनका सामना भी कोई एक देश नहीं कर सकता. इसके लिए सभी देशों को एकजुट होकर इनका सामना करना होगा. ये सभी देश इसमें एकजुट होकर इसका सामना कर सकते हैं. ये एक देश के दायरे की बात नहीं है. चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग हो, टेररिज्म हो, हेल्थ एपिडेमिक्स हो, इनसे निपटना किसी एक देश की बस की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी देशों को साथ मिलकर कलेक्टिवली साथ आना होगा. जबकि ट्रेडिशनल नोशन में, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये वॉर के रूप में सामने आता है, और वॉर की स्थिति में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने पर एक देश अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद ही संभालता है. लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन में सभी को साथ आना होगा, तभी इन समस्याओं को टैकल किया जा सकता है. तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन में जो ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी में जो न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स कौन कौन से हैं? पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं. टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी, लार्ज स्केल माइग्रेशन, हेल्थ एपिडेमिक्स, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, ये सभी क्या है? न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स के रूप में हमारे सामने हैं, जो कि ह्यूमन सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी के रूप में, एक खतरे के रूप में हमारे सामने हैं. तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें जो टेररिज्म है, इस पर थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको अलग से इसको मेंशन किया गया है. तो
इसमें 3 ही बातें जो है आपके टॉपिक में इसमें दी गई हैं, सिक्योरिटी के मीनिंग्स और टाइप्स के बारे में, और टेररिज्म इसमें आपका मेंशन किया गया है। तो टेररिज्म के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी सबका सॉल्व रहेगा। तो पहले हम टेररिज्म के मीनिंग के बारे में समझते हैं। इट इज़ हाईली कॉन्टेस्टेड, हाईली कंट्रोवर्शियल, और इसके मीनिंग पर सभी एक मत नहीं है। जो ये टेररिज्म का जो मीनिंग है, इस पर सभी एक मत नहीं है, लेकिन एक बात जिस पर सभी सहमत हैं वो है, ये एक तरीके का वायलेंस है जो पॉलिटिकल एम्स के लिए किया जाता है, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जनरली। ठीक है, इसमें वायलेंस कौन कर रहा है? नॉन स्टेट एक्टर। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी गई है जिसको गुडिन ने दिया है। तो ये कहते हैं, ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस दैट एम्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ फियर, एप्रीहेंशन एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार एक तो ये एक प्रकार का वायलेंस है जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। ये एक ऐसा टेरर है, फियर क्रिएट करता है जिसमें सडन एंड सरप्राइजली अटैक किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने एम को पूरा करने की कोशिश करता है। टेररिस्ट डू सरप्राइज एंड इनडिस्क्रिमिनेट अटैक। ये अधिकतर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अटैक करते हैं बिना किसी भेदभाव के, सीधा फायरिंग करके, बम ब्लास्ट करके आम सिविलियंस पर कोई जो है निशाना बनाते हैं, तथा सिंबल्स ऑफ पावर कोई अक्सर निशाना बनाते हैं। जैसे हमने देखा 9/11 के हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ये इन्होंने जो अटैक किया। भारत में भी जो है पार्लियामेंट को इन्होंने जो है निशाना बनाया, पार्लियामेंट पर अटैक किया, और ज़्यादातर ये एम्बेसी पर अटैक करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको एसिसिनेट करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ भी, जैसे इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, उनको एसिसिनेट किया गया है। तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स ऑफ पावर हैं उनको ये निशाना बनाते हैं। तो देखिए, कॉमन फॉर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्शन कौन कौन से हैं? एसिसिनेशन है, इसमें ख़ास तौर पर किसी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट किया जाता है। सीरियल बम ब्लास्ट है, जैसे कि मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट किए गए। इसके अलावा प्लेन हाईजैक है, जैसे कि हम भी इसका शिकार रह चुके हैं। हमारा जो प्लेन था IC-814 1999 में, उसको हाईजैक कर लिया गया था और इसे कंधार ले जाया गया था। और एक हमें जो है, जो टेररिस्ट थे जिन्होंने इसको हाईजैक किया था, उनके साथ में हमको बातचीत करनी पड़ी थी, और हमें 3 टेररिस्ट को हमें रिहा करना पड़ा था, जिसमें से मसूद अजहर और उसके जो दो साथी थे। तो 3 लोगों को हमको जो है रिहा करना पड़ा था, उनकी शर्तें हमको माननी पड़ी थी। इसके अलावा सुसाइड किलिंग का भी ये रास्ता अपनाते हैं। जैसे भारत में राजीव गांधी को जो है सुसाइड किलिंग के द्वारा ही उनकी हत्या की गई थी। उन्हें एक महिला के द्वारा माला पहनाई गई थी जिसमें बम था और वो ब्लास्ट हो गया था। और इसके अलावा जो 9/11 का जो हमला था अमेरिका के WTC पर, वो भी एक प्रकार का सुसाइड अटैक था। देखिए, इसमें हमलावर को ये पता होता है कि वो भी बचने वाला नहीं है, वो भी नहीं बचेगा। तो इस तरह इनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ये इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, जैसे मॉल में, किसी रिलीजियस प्लेस पर, भीड़ भाड़ वाले इलाके पर एकदम से फायरिंग कर देना। तो इस तरीके के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके के ये रास्ते ये सब अपनाते हैं।
इसके अगर हम फीचर्स को देखें तो जिससे हम इसे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो फर्स्ट इट इज़ हाईली कॉन्टेस्टेड फेनोमेनन एंड डीपली कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हाईली कॉन्टेस्टेड एंड कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है जिस पर सभी के विचार एक मत नहीं है। हिस्टोरिकली नेशनल सब नेशनल फेनोमेनन रहा है ये। शुरू में यह एक देश के एक कोने तक ही सीमित था, दुनिया से इसको मतलब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसनेशनल बन गया। मतलब किसी स्टेट के बॉर्डर से जब ये क्रॉस हो जाता है तो ये ट्रांसनेशनल बन जाता है। फिर वह इंटरनेशनल बन गया, मतलब कोई कंट्री कई सारी कंट्री में फैल जाता है, और फाइनली ग्लोबल हो जाना, मतलब पूरी दुनिया में ये फैल चुका है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। तो अब हम इसे ग्लोबल टेररिज्म कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ वेपन ऑफ द वीक। ये वीक लोगों का वेपन है, कमज़ोर लोगों का, क्योंकि कोई भी ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटी तभी करते हैं जब उनमें ओपनली वॉरफेयर की ताकत नहीं होती है। जैसे दो कंट्री आपस में वॉर कर सकती हैं, उन्हें टेररिज्म की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक ग्रुप जिसमें स्टेट से लड़ने की क्षमता नहीं है वो गुरिल्ला वॉरफेयर के रास्ते पर उतर आता है, मतलब टेररिज्म के रास्ते पर उतर आता है। और जैसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर का रास्ता अपनाया। इसमें वो जो है जो ग्रुप होता है वो छुपकर वॉर करता है, इसलिए इसे वेपन ऑफ वीक कहते हैं। हिडन बेसिस होते हैं इनके, सडनली अटैक करते हैं, स्पोरेडिक अटैक करते हैं, मतलब अभी अटैक नहीं करेंगे, 1-2 साल के बाद अटैक करेंगे। ये गैपिंग इनमें होती है, 1-2 साल के बाद अटैक करना, मतलब कंटिन्यूस अटैक नहीं करते हैं ताकि ये बच कर रह सकें। अगर ये कंटिन्यूस अटैक करेंगे तो स्टेट या पब्लिक की सोसाइटी जो है एकदम से इनके खिलाफ हो जाएगी। और ये अपने एक्शन को भी प्रोपेगेंडा से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अल जजीरा के द्वारा ओसामा बिन लादेन की वीडियो जो है दिखाई जाती थी ताकि पूरी दुनिया में इनका टेरर बनाया जा सके। इसी तरह IS द्वारा वीडियो से सनसनी फैलाई जाती थी ताकि वो अपना टेरर कायम कर सकें, अधिक से अधिक अपना प्रचार कर सके और दुनिया का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींच सकें। तो इसके कॉजेस पर अगर हम बात करें तो ये इट इज़ एक्सट्रीमली लेफ्ट आइडियोलॉजी, इसको एनार्किज्म भी कह सकते हैं, वो भी टेररिज्म का एक कारण बन जाता है। जैसे कि भारत और नेपाल में नक्सलिज्म का काफ़ी प्रभाव जो है देखा गया है। इटली में रेड ब्रिगेड्स हैं, जापान में रेड आर्मी है, एंड UK में एंग्री ब्रिगेड रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट जर्मनी में वेदर मैनहॉफ मुख्य रूप से रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कुछ एक्सट्रीमली लेफ्ट आइडियोलॉजी के। सेकेंड इज कल्चर एंड एथनिसिटी। जब कुछ ग्रुप कल्चरल एंड एथनिसिटी के बेसिस पर भी अपने को माइनॉरिटी देखने लगते हैं और उनको अपने अस्तित्व पर खतरा नज़र आने लगता है तो वे वायलेशन का रास्ता अपना लेते हैं। जैसे उनको लगने लगता है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इस तरीके का रास्ता अपना लेते हैं। जैसे कि हमने देखा श्रीलंका में जो लिट्टे जो संगठन था इसके बारे में वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस तरीके का रास्ता उसने अपनाया। इसी तरीके से क्यूबेक लिबरेशन फ्रंट है कनाडा में, कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी और PKK इन टर्की एंड इराक। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि कल्चरल एथनिसिटी के बेसिस पर टेररिज्म का रास्ता अपनाते हैं। थर्ड इज रेवोल्यूशन, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नेशनल लिबरेशन। तो ये भी एक कारण बन जाता है, जैसे कि श्रीलंका में लिट्टे है, फिलिस्तीन में PLO है, कनाडा में FLQ, कुर्दिस्तान में PKK, नॉर्थन आयरलैंड में IRK है। तो ये सभी इस सब का कारण बन जाता है, टेररिस्ट का कारण ये सब बन जाते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। ये एक्सट्रीमली जब आप अपने रिलीजियस को ऐसा उसका इंटरप्रेशन करते हैं अपने रिलीजन का कि अदर रिलीजन आपके रिलीजन के लिए खतरा है, और ऐसा
लगता है कि सिविलाइजेशन के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं। तो इसको रेडिकल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहते हैं। जिस प्रकार कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनके द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके की आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है, और इसमें इस तरीके के जो यंग जो एजर्स हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको अपने धर्म की रक्षा के नाम पर अपने जीवन को कुर्बान कर देना चाहिए, इस तरीके का उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिससे उनको जन्नत नसीब होगी। तो इस तरह की रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि उसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अलकायदा है, IS है, जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है। तो इन सभी ग्रुप्स ने इस तरीके के रास्तों को अपनाया है। वो जो यंग एजर्स हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं और इस तरीके की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। इनका एम्स जो होता है वो जिहाद के नाम पर टेररिस्ट अटैक करना, और ये दर्शाना कि वेस्टर्न कल्चर, रिलीजन और जो अन्य जो धर्म है वो इस्लाम के लिए खतरा है, और कुरान और शरीयत के आधार पर हमको राज कायम करना है। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी के द्वारा ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करते हैं। देखिए, अगर हम इसके सेंटर्स को देखें वर्ल्ड में, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर में जो है अलकायदा, तालिबान, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तो ये सारे काफ़ी सारे जो है टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट काफ़ी प्रभावित रहा है इनसे, टेररिस्ट से। तो मिडिल ईस्ट में अलकायदा है, फ़लस्तीन में PLO है, हमास है, कुर्दिस्तान में PKK है, सीरिया में ISIS है। इसके अलावा दुनिया भर में अदर हॉट स्पॉट या सेंटर अगर हम देखें तो जो कंट्रीज़ हैं तो वो सीरिया है, फ़लस्तीन है, इज़राइल है, चेचन्या है, इराक, श्रीलंका, लीबिया, लेबनान, सूडान, कॉन्गो, सोमालिया। इसके अलावा टारगेट कंट्री की अगर हम बात करें, जो मेन जो टारगेट कंट्रियाँ रही हैं, तो उसमें US है, इंडिया में मुंबई और कश्मीर हॉट स्पॉट रहे हैं, फ्रांस में पेरिस, UK में लंदन, बाली, पाकिस्तान। तो ये सभी जो जगह हैं, ये सभी जो सेंटर हैं, टेररिस्ट ने अटैक किया है इन पर भारी संख्या में, इन सभी सेंटर्स पर। देखिए, इंडिया पर कुछ मेजर अटैक्स की अगर हम बात करें तो अटैक तो काफ़ी हुए हैं, जिसमें काफ़ी सफ़र किया है हमने टेररिस्ट अटैक को लेकर। लेकिन यहाँ पर हम कुछ मेजर अटैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए और करीब 250 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। माना जाता है कि इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ रहा है, और उसके बयानों से भी ऐसे ही लगता है कि 92 में जो अयोध्या का जो इशू था, उसके बाद जो रॉयट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच, उसके बाद इन हमलों को उसने जो है प्लान किया था पाकिस्तान में बैठकर। इसके अलावा दिसंबर 1999 में एक बड़ा मेजर अटैक होता है इंडिया पर, IC-814 प्लेन जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रहा था, उसको हाईजैक कर लिया गया था। उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। और उसको हाईजैक करके जो कंधार ले जाया गया, और जो टेररिस्ट था, जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, और उसके अलावा जो उसके 2 साथी थे, उनको रिहा करना पड़ा था हमें। इसके अलावा दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक होता है लश्कर तैयबा के द्वारा। इसके अलावा 26/11 को आप लोग जानते हैं, उसमें मुंबई में अटैक हुआ था। लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे पाकिस्तान से नाव के द्वारा मुंबई में एंटर करते हैं और 3 दिन तक इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग और बम ब्लास्ट करते हैं, जिसमें जिनको निशाना बनाया गया था वो थे होटल ताजमहल, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया, पब्लिक पैलेसेस पर ये हमले किए गए थे, जिसमें से 174 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसके अलावा 2016 में
इंडियन आर्मी की 12वीं ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक होता है लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के द्वारा, और इसमें हमारे 18 सोल्जर्स इसमें शहीद हो जाते हैं। इंडिया इसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, टेरर लॉन्च पैड्स अक्रॉस द LOC। इसके अलावा 2019 में पुलवामा में अटैक होता है। आप लोगों ने सब न्यूज़ अगर पढ़ते हैं तो देखा होगा। इसमें एक SUV टकरा जाती है एक ट्रक से। उस ट्रक में CRPF के जवान सवार होते हैं तथा उसमें 44 CRPF के जवान शहीद हो जाते हैं। तो इसके जवाब में भारत 12 दिन बाद एक कार्रवाई करता है इसमें भी, और जैसे मोहम्मद के बालाकोट कैंप में बॉम्बिंग की जाती है, और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान करीब करीब वॉर के करीब आ जाते हैं। सो दीज आर द मेजर अटैक्स ऑन इंडिया जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एज ए फैसिलिटेटर ऑफ टेररिज्म। तो ये किस तरीके से जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, ये किस तरीके से इसको सपोर्ट करता है टेररिज्म को। देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो ग्लोबल टेररिज्म है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पैदा हुआ है। जो हमने ग्लोबल टेररिज्म की बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में फैल चुका है, तो कैसे फैला है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये फैला है। तो देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट इज इट इज इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ पीपल, गुड्स, मनी, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़। तो इन सभी का फ्लो हो रहा है। हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में इन सब का फ्लो हुआ है, मुक्त आवाजाही जिसे हम कह सकते हैं। तो इन सभी का टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा इनका एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। जैसे कि हमने 9/11 के हमले में हमने देखा कि किस प्रकार टेररिस्ट के द्वारा पीपल्स का, मनी का, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट मिलता है। और इसी टेक्नोलॉजी से भाई ग्लोबलाइजेशन कैसे फुल रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। और यही टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है टेररिस्ट की भी, और टेररिज्म भी इस वजह से फुल रहा है। तो टेररिस्ट जो है इन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग में करते हैं, प्रोपेगेंडा में करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करने में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। उनको अपनी बात एक दूसरे से जिनका कोऑर्डिनेशन है, कनेक्शन है, वो बनता है इससे। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, हाई टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइस हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल ये करते हैं इन एक्टिविटीज़ में। तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है और तो ये जो है इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। थर्ड इज इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनली माइग्रेशन अब बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ठीक है। तो जो डायस्पोरा जो कम्युनिटी है, जैसे कि कनाडा में सिक्स जो है वो काफ़ी संख्या में जो है बसे हुए हैं, और उन्होंने जो भारत में जो खालिस्तान को लेकर जो मूवमेंट चला था उसमें काफ़ी पैसा सपोर्ट किया था। जो कनाडा में जो सिक्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को। इसी तरीके से लिट्टे को भी श्रीलंका में दुनिया भर से, ख़ासतौर पर कहीं जो लंदन UK में जो बसे हुए थे, जो तमिल जो बसे हुए थे, वो लिट्टे को जो सपोर्ट करते थे, पैसा पहुंचाते थे। इसी तरह 9/11 के हमले में भी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है US में मुस्लिम्स की, डायस्पोरा कम्युनिटी क्या होती है? जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो उस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से 9/11 के हमले में भी उन मुस्लिम्स ने जो US में रह रहे थे उन्होंने सपोर्ट किया था टेररिस्ट को 9/11 के हमले में। तो इस तरह का जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये कारण बन जाता है ग्लोबल टेररिज्म का। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं, जो उसके बुरे प्रभाव हम कह सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन से, अमीरी गरीबी की खाई जो है वो और चौड़ी हुई है और बड़ी है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ है, जो वेस्टर्न कल्चर वैल्यू हैं हेजेमनी देखने को मिल रही है। डोमिनोज का जो पिज्ज़ा है वो सभी कंट्रीज़ में हमको देखने को मिल रहा है।
मैकडल का बर्गर है, पेप्सी, कोका कोला, वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये एक सॉफ्ट पावर के रूप में वर्ल्ड वाइड ये प्रभाव इनका बढ़ रहा है। तो जिनको कहा जाता है कि वेस्टर्न का जो प्रभाव बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनको एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, उनके कल्चर को ख़त्म कर देंगे। तो अपने कल्चर को, वैल्यूज़ को बचाने के लिए आर्म्स स्ट्रगल की ज़रूरत है, ये ऐसा बताते हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं। और जो फंडामेंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको ये हवा देता है, तो इस तरीके से टेररिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का जो प्रभाव है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कारण बन जाता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का। स्टेट टेक टेररिज्म एज वॉर अगेंस्ट स्टेट, तो जो स्टेट है वो टेररिज्म को अपने खिलाफ युद्ध के रूप में देखता है। देखिए जो टेररिज्म है वो क्या है, नॉन स्टेट एक्टर, उसको नॉन स्टेट एक्टर का एक्ट उसको माना जाता है। टेररिज्म जो है वो स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट। तो स्टेट को अपने ऊपर अटैक लगता है, जैसे कि 9/11 के हमले में अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश ने कहा था इट इज़ वॉर ऑन अमेरिका। इसी तरह पुलवामा का जो अटैक हुआ भारत पर, तो भारत, इंडिया ने भी ये माना वॉर ऑन इंडिया, इसी तरीके से उसको ट्रीट किया। तो इस तरह स्टेट टेररिस्ट अटैक को अपने ऊपर अटैक मानता है, अपने स्टेट का जो डोमिनेशन है उसके ऊपर अटैक उसको जो है मानता है। और इस तरीके से पूरी ह्यूमन सिक्योरिटी पर इसको थ्रेट्स इसको माना जाता है। देखिए मान लीजिए अगर टेररिस्ट ग्रुप आपके देश में की बाउंड्री में है, ठीक है, तो तब तो ठीक है, स्टेट अपने तरीके से निपटता है, तो कोई दूसरे देश से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन मानिए अगर टेररिस्ट ग्रुप का जो बेस है, बेस कैंप है, वो दूसरी कंट्री में है, जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा, ये पाकिस्तान में है, अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में है, और वो टेररिस्ट ग्रुप आपके कंट्री पर अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप हमारे देश में मान लीजिए अटैक करेगा, तो हम उनको उनके खिलाफ जब कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पर उनको अटैक करना पड़ेगा। जैसे कि 9/11 के हमले के बाद में अमेरिका ने अलकायदा के बेस पर जब अटैक किया, तो सीधा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक उसको माना गया। इसी तरीके से जब पुलवामा में जो अटैक हुआ था भारत में, तो इंडिया ने फिर जो है बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद, तो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया। तो इस तरीके से जो है ये इंटरनेशनली कॉन्फ्लिक्ट इससे पैदा होता है, दो देशों के बीच में जो है तनाव का इशू बन जाता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। देखिए जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को काफ़ी तरीके के राइट्स देती है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे लिबर्टी देते हैं, बहुत तरीके के राइट्स जो है गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है इस तरीके से। लेकिन होता क्या है कि इनका फ़ायदा जो है टेररिस्ट ग्रुप उठाते हैं, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ तमाम तरीके के कानून उसको पास करने पड़ते हैं। जैसे कि भारत में टाडा लाया गया, या एडिशनल सिक्योरिटी एक्ट वो लाया गया। तो इस तरीके के जो कानून हैं, ये जो एक्ट हैं, ये सिटीजन्स के राइट्स पर अफेक्ट इनसे पड़ने लगता है, और जो उनके राइट्स हैं वो कर्टेन होने लगते हैं। इस तरीके से जो है जो निर्दोष जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इससे होता क्या है कि पूरा जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वही खतरे में पड़ जाता है। मतलब आप जिस वैल्यूज़ के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स की सिक्योरिटी के लिए, टेररिस्ट से लड़ने के लिए डेमोक्रेटिक राइट को कम करते हैं, वही आपको नॉन डेमोक्रेटिक बनाता चला जाता है, इसका पता भी नहीं चलता कि कब ऐसा हो गया। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सिटीजन्स लाइफ। देखिए जो टेररिस्ट अटैक्स हैं
उससे पूरी इकोनॉमी, पूरी शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जो गुड्स का, पीपल्स का जो मूवमेंट है क्रॉस बॉर्डर, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है ये उसको जो है स्लो करने का काम करता है। हमने जैसे कि देखा 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तथा अदर ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई लोगों की आवाजाही पर। आपने सुना होगा कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अपने देश में आने वाले लोगों की तलाशी में ख़ास तौर पर मुस्लिम्स के लिए काफ़ी सख्ती कर दी थी। तो इस तरीके से इस जो टेररिज्म है इसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबली देखने को मिलने लगता है, इकोनॉमी पर, सिटीजन्स की लाइफ पर। वेज टू कंट्रोल टेररिज्म, आतंकवाद को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, टेररिज्म को कंट्रोल ही किया जा सकता है, उसको नियंत्रित ही किया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बने रहेंगे और विभिन्न तरीके से हमारे सामने आएंगे। तो उसको कंट्रोल करने का जो पहला जो तरीका है वो ये है कि स्टेट कैपेसिटी को स्ट्रेंथ किया जाए। स्टेट की जो कैपेसिटी है, जो इंटेलिजेंस है, सर्विलांस है, क्रैक डाउन करने की जो ताकत है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, जैसे कि इट इज़ इंडेंजर द लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, फ्रीडम, राइट्स, जस्टिस, अभी जिसकी हमने बात की थी। तो ये सिटीजन्स के राइट्स पर भी अटैक करता है, हो सकता है। और इससे होगा क्या, सिटीजन्स के फ्रीडम, राइट्स है उसको ये कम करेगा और एक अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में सामने आ सकता है। और दूसरा तरीका है मिलिट्री रिप्रेशन का, ये भी किया जा सकता है। जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के कैंप्स पर अटैक किए, श्रीलंका ने मिलिट्री रिप्रेशन के द्वारा लिट्टे का खात्मा ही कर दिया पूरे तरीके से। इसके अलावा इंडिया के द्वारा भी जैसे उड़ी हमले के बाद में जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और पुलवामा हमले के बाद में लश्कर तैयबा के जो बालाकोट कैंप पर जो अटैक किए गए थे मिलिट्री के द्वारा। तो इस तरीके की कार्रवाई के द्वारा भी जो है इसको नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, तीसरा तरीका है पॉलिटिकल डील्स। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसको हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटजी इसको कहा जाता है। इसमें बैठकर बातचीत के द्वारा रास्ता इसमें खोजा जाता है कि जो ग्रुप है उसकी क्या, उसकी डिमांड है, उसको ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका अभी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, और उसने वहाँ से निकलने में ही अपना फैसला, जो फैसला है वो किया है अमेरिका ने अफगानिस्तान से। तो इस तरीके से टेररिज्म को दूसरे जो पीसफुली जो रास्ते हैं उनके द्वारा इनको टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा फोर्थ जो चौथा जो है वो है ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें इसका भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सफलताएं नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि जैसे कि 9/11 के हमले के बाद में जो अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर जो था उसका प्लान, उसको काफ़ी उसको सपोर्ट मिला था, काफ़ी कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में इसका पॉलिटिकलाइजेशन इसका हो गया था, राजनीतिकरण। इसके अलावा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सेंक्शन लगाया जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ देश जो है, कुछ कंट्रीज जो है वो पॉलिटिकली काम करने लगते हैं, और वो इनडायरेक्टली जो है जो टेररिस्ट ग्रुप है इनको सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे कि चाइना जो है इसने सपोर्ट किया, तो मसूद अजहर है उसको जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए उसने जो है वीटो करना उसने शुरू कर दिया वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसने सपोर्ट नहीं किया, जबकि बाकी पूरा विश्व एक मत है। तो इस तरीके से जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके की चीज़ें करने लगती हैं, तो इससे ये चीज़ें इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाता है।
तो ये हो सकता है अगर सभी साथ दें, सभी देश इसमें कोऑपरेट करें तो उनके सपोर्ट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें सभी देशों की जो ऑनेस्टली और उसको प्रायोरिटी पर इसको रखें तभी इसको टैकल किया जा सकता है।